हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस का कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। कॉमन पार्ट जो है उसमें हिंदी का जो पोर्शन है उसके आज फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वर्ड विचार। तो हिंदी ऐसा टॉपिक है जो कम टाइम कंज्यूमिंग है और स्कोरिंग भी है। ये बुक है अनुष्का पब्लिकेशन की, अनुष्का हिंदी व्याकरण। काफ़ी अच्छा कंटेंट और इसमें और कम टाइम में कवर होने वाला कंटेंट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है। उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं हर टॉपिक के साथ साथ। तो हम पहले टॉपिक करेंगे। टॉपिक में भी जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उससे वो मैं आपको बताऊंगी कि ये याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो ऐसे रोज़ डेली हम एक टॉपिक यहाँ से कवर कर लेंगे। मैं डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं कंटेंट अपने लिए डाल रही हूँ ताकि मैं पढ़ाऊँगी तो मुझे याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है कि मेरे साथ पढ़ने पे आपको भी बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो पूरी देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई तथा लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऑप्शन में वर्ण दिया गया होगा, तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है। दूसरा एक ध्वनि है। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे, दिखाई ना दे। ठीक है, ध्वनि सबसे छोटी इकाई जो मौखिक है उसकी। और वर्ण लिखित भाषा का। ठीक है, उसके अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। ठीक है, मतलब अगर वर्ण है ए आ तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन दो चीज़ों को जैसे हम जोड़ेंगे आ और मैं, दो वर्ण को आपस में जोड़ रहे हैं और उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उस इकाई को क्या हम बोलेंगे? शब्द। तो शब्द को अर्थ से याद कर लेना। ठीक है, पद क्या है? भाषा का व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई। जैसे राम आम खाते, तो राम क्या है? यहाँ पे एक पद है, ये व्याकरण के उसके ऊपर डिवाइड किया गया है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। तो सबसे छोटी पूछ सकते हैं तो सबसे बड़ी भी पूछी जा सकती है हम लोगों से। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहे। एक बार मेरे साथ पढ़ ली और एक बार वीडियो फिर से देख ली ना, टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें 30-35 टॉपिक दिए गए हैं, 30 से 32। रोज़ एक टॉपिक कवर करेंगे हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ एक टॉपिक कवर करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। हिंदी आसान है, हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है अपनी बेसिक क्लासेस में, तो ये टॉपिक हम कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला क्या हो गई है? वर्णों का, ध्वनियों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। वर्ण जहाँ इकट्ठे हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर की क्या डेफिनेशन? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ले उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन आ जाएगी। तो सब जो मेन है ना, जो इनके नंबर है इन पे भी थोड़ा फोकस करना। स्वर क्या है? 11 होती है। ये एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, तो अगर अलग अलग बुक में अलग अलग इनकी नंबरिंग दी हुई है तो ध्यान रखना। स्वर कितने हमारे? 11 ही हैं। ए आ ई ये जब लिखे हुए सारे हमारे स्वर हैं। स्वर का विभाजन क्या है? अलग अलग बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के भेद। तो 3 भेद हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। हर्षव स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है, तो इसे क्या है? हम लघु स्वर भी कहते हैं, मतलब कम स्वर। लघु के मतलब अगर हर्षव ना आए तो लघु लिख कर भी आ सकते हैं। तो दोनों नाम हमें याद करने हैं। ए ई उ री, ये क्या है? हमारे लघु स्वर है। ए को बोलने में बिल्कुल कम समय लग रहा है ना, इसलिए हर्षव स्वर है। दीर्घ स्वर और गुरु स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने से अधिक समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है? जिससे खींचते हैं, खींच के हम जिस शब्द को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे रा धा, जैसे बोलने में क्या है? हमारा समय लंबा लग रहा है ना, तो इसे प्लुत स्वर बोल रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके या फिर वीडियो को रोक के खुद पढ़ के देख लेना। ठीक है, कंटेंट मेन है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इस टॉपिक पे। अब रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। वो क्या थे? टाइम कितना लग रहा है, इसके बेसिस पे 3 थे, मतलब प्लतु, ये दीर्घ और हर्षव स्वर। अब दूसरा हमारा जो है वो किस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करें? रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर। इनका रचना किससे हुई? तो मूल स्वर, मतलब जो सिर्फ अकेले हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती, वो खुद इंडिपेंडेंट है। ए ई उ री, ये सब क्या है? मूल स्वर है। देखो हमारी
संधि स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से होती है, जैसे दो ये जैसे दो ए और ए मिलके आ बना रहे हैं, तो संधि स्वर को बीच ने आगे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, फिर से कंफ्यूज मत होना, 3 तो थे, वो टाइम कितना लग रहा है उसके बेसिस पे। अब सेकंड डिवाइड हम कैसे कर रहे हैं कि इनकी रचना कैसे हुई है? मूल स्वर मतलब वो सिर्फ ओरिजिनली एक ही है, इंडिपेंडेंट है, तो मूल स्वर है। अगर दो मिलके बने तो संधि स्वर हो जाएंगे, और संधि को भी फिर इसने पट्टी आगे दो भागों में डिवाइड कर रखा है, दीर्घ और संयुक्त में। तो दीर्घ क्या है? ए आ ई, और संयुक्त क्या है? ई ए, और ये वाले जो आ जाते हैं आगे, इनको संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके अब ओठ से बोल रहे हैं, हम अपनी जीवा से बोल रहे हैं, इनके अनुसार ना अलग अलग ये दिया गया है। तो ये कुछ ज़्यादा ही डीप में हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है इतना डीप में आएगा। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो देख लेना, होस्ट वर्ताकार या अवर्ताकार। ठीक है, ये जीवा के अगर स्वर, मध्य स्वर, परस स्वर, बस ये याद रख लेना जीभ से कौन से बोले जाते हैं, इतना डीपली इतना आएगा नहीं। ठीक है, तो स्वर में मेरे ख्याल से इतना ही पढ़ लेंगे। आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क का की, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। टोटल 44 वर्ण थे ना, 11 स्वर हो गए, तो 33 हमारे क्या बच गए? व्यंजन बच गए। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, मार्क कर लेना। ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पोर्शन का, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये वर्ग में डिवाइड किए गए हमें 5 वर्ग में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प वर्ग। ठीक है, क ख गढ़ कंठ, फिर च तालु मूर्धा। ये पूछ लेते हैं कि तय दे दिया, तय का पूछ लेंगे इसका उच्चारण स्थान बताओ, या फिर दांत का उच्चारण में कौन कौन से आते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार अगर पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, वो अगर फिर भी फंस जाते हो, कहीं पे नहीं ध्यान रहता, तो एक बार बोल के देख लेना कि उस वर्ड में हमारे कौन सा जो हमारे ऑर्गन हमारे यूज़ हो रहे हैं, मतलब जीभ यूज़ हो रही है, ओठो यूज़ हो रहे हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। अब है संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, र, य, र। ठीक है, इन चारों को याद कर लेना। इनमें से भी अगर कोई पूछ ले कि किस टाइप का व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। श, षटकोण, र, यज्ञ और र वाला। ठीक है, कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, घोष और अघोष। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब जिस वर्ण को बोलने में कंपन पैदा होती है, आवाज़ होती है, वो घोष, और बिना आवाज़ के बोले जाते वह अघोष होते हैं। ठीक है, घोष का अर्थ है नाद या गूंज। ठीक है, ये जैसे कि इनका एग्जाम्पल दिया है, क वर्ग, च, ट, ये बोलने में क्या है? सब में आवाज़ आती है, तो ये सारे घोष के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कचट तब से याद रख लेना, ये इसकी ट्रिक भी बताई जाती है। देखो, क, च, ट, त, प, कचट तब। ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण, ये जो ऊपर हमारे ये दिया गया हुआ था ना, कचट तब से याद करते हैं इसको, ये कचट तब। ठीक, अब इसमें ये क्या करा है, ये जो हमारे ऊपर दिया गया है, इसमें घोष कौन से होते हैं? पर का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, लास्ट तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लास्ट के 3 बोलेंगे, तीनों में क्या होगी? आवाज़ आएगी। ठीक है, ये इसका ट्रिक थी याद करने की, साथ साथ इसमें ट्रिक भी बता रखी है, फिर से याद कर लेना। लास्ट के जो हैं उनको बोलने में कंपन पैदा होगी, तो कचट तब से तो हम वर्ग याद कर लेंगे, और इनके लास्ट वाले जो हैं 3 वर्ण वो घोष में आएंगे। ठीक है, अब फिर अघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते इसमें हमारे स्वर तंत्रिका में गूंज और कंपन उत्पन्न नहीं होती। अ का मतलब होता है बिना, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। क, च, ट, व वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, तो 3 वहाँ आ गए थे, तो पहला दूसरा इसमें आता है। ठीक है, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भागों में अल्प और महाप्राण, ये भी इम्पोर्टेंट है। घोष अघोष वाला एक तो संयुक्त व्यंजन था, एक ये व्यंजन ये स्पर्श के आधार पे थे। ठीक है, कौन सा एक तो इम्पोर्टेंट ये है, दूसरा घोष और अघोष में, एक ये संयुक्त वाला याद कर लेना, 4 ही है ये तो। और फिर क्या है ये, अभी कहाँ गए थे? अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण करते इसमें हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, बोलते हैं तो मुख से हवा कम निकलती है, उनको क्या बोलते हैं? अल्प। अल्प मीन कम होता है वैसे तो, कम हवा। क, च, ट, त, प वर्ग का पहला व तीसरा। ठीक है, इसमें क्या है? हवा वाले में पहला और तीसरा याद रख लेना।
पहला और तीसरा, ये देखो ये अल्प कौन सा जगह, पहला और तीसरा, हर इसका पूरी ये वाली लाइन और पूरी ये वाली लाइन सारी क्या है, अल्प प्राण है, और बाकी बच गए वो महाप्राण है, जिसमें बोलते समय ज़्यादा हवा निकलती है। पक्का क्वेश्चन आ सकता है, घोष, अघोष और अल्प और महाप्राण 2-3 बार पढ़ लेना, ये मैंने जो पढ़ा है फिर से याद हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद हैं, ठीक है। फेफड़ों से निकलते संघर्षी व्यंजन, स्पर्शनाशिक, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन कम ही आते हैं यहाँ से, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं स्लाइड धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। ये लास्ट में ये पढ़ लेना, कंठ से, ताल से, मूर्धन्य से, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुल वर्ण कितने हो गए यहाँ पे, 52 बना दिए ना। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है, स्वर, ई, स्वर, विसर्ग, ये सब मिला के, ठीक है। और जो यूज़ होते हैं वो टोटल हमारे 44 ही हैं। ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ, दंत, ये याद रख लेना। द्विगु व्यंजन, ये क्वेश्चन द्विगुण, ठीक है, जिनमें नीचे बिंदी है, ये 2 गुण के टेढ़ है, इनको द्विगुण बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन ये है, ओके, याद करना। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते, ये देखो लास्ट में ये जो ऑप्शन लिखे हुए इनके आंसर है, अगर मैं एक आधा गलत भी बता दूँ तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। वह ध्वनि जिनके खंडन नहीं किए जा सकते, क्या हो जाएगा, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। कुल कितने हैं, 52, लेकिन जो यूज़ होते हैं वो 44 है। तो कुल करके पूछे तो 52 बताना है, और नॉर्मल पूछे तो हमें 44 बताना है। नेक्स्ट है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25, ठीक है। ये नंबर से याद कर लेना। स्पर्शी व्यंजन पीछे मैंने थोड़ा बताया नहीं था, एक आधे टॉपिक छोड़ दिए, वो क्वेश्चन के थ्रू हम देख लेते हैं। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 5 में। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है 33। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जा सकती उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जो न तो स्वर है न व्यंजन होते उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह, ठीक है। अणक, अली और ये सब बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। अह, विसर्ग जो होते हैं ये सारे अयोगवाह है। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह है विसर्ग और अनुस्वार, अभी मैंने बताया था ना, विसर्ग और अनुस्वार क्या है हमारे, अयोगवाह है। ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं, तो कंठ, तालु, ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ये मैंने बताया था ना, पीछे से याद कर लेना। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं, कंठोष्ठ है, ठीक है। ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं, ये इस वाले इसमें ओष्ठ, कंठ, कंठ, कंठोष्ठ है, ये इधर, ठीक है। निम्न से अग्रस्वर कौन, नासिक व्यंजन नहीं है, यह संघर्षी व्यंजन अलग अलग पेपर में आए हुए हैं। पीआरटी पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। तो मेन है इनके क्वेश्चन, सॉरी। देखिए 65 क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है, अंग और अह क्या है, अयोगवाह है, ठीक है। ये डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, इनमें से पार्श्विक व्यंजन है ल, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, तो इनको एक बार पढ़ लेना। मैं स्लाइड धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, क्वेश्चन देख लेना। पहले बात तो ये है कि तीसरा और चौथा या 5वां ऐसे हम वर्ण बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें वर्णमाला ही याद होनी चाहिए, उसके बाद ही हम ये याद कर सकते हैं। तो कचट तब से ये वर्णमाला है, इसको याद कर लेना, ये लिखी हुई है यहाँ से, और ये इसका कौन कौन सा स्थान है वहाँ से याद कर लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा एक। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।